So dear, now let's begin with the next preparation of carboxylic acid from nitriles. So now next is from nitriles. Now nitriles होते क्या है बेटा? साइनाइड्स, RCN ग्रुप जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्राइल्स, RCN साइनाइड्स जिनको हम बोलते हैं वही होते हैं हमारे, दैट इज नाइट्राइल्स ग्रुप। अब ये जो हमारे नाइट्राइल्स ग्रुप हैं इनसे अब हमें एसिड बनाना सीखना है, और उसके बाद फिर अमाइड से करेंगे। तो ये हमारा नंबर था, दैट इज नंबर 4। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। RCN है हमारे पास, हमने इसका पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया। इसे HIN और OH करके ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का सिंबल। अब जब हमने ऐसे किया तो समझो ऐसे बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग, RC ऐसे डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड O इधर आ गया, एक आ गया N इधर। तो जब डबल बॉन्ड टूटे तो दो कार्बन के पास आए, ऐसी दो पार्ट नाइट्रोजन के पास आए। नाइट्रोजन पे तो जो दो आए उन पे तो आपने दो H लगा दिए, और वाटर के दो H तो नाइट्रोजन के पास पहुंच गए, और जो एक O बचा वो इधर आ गया। मैं फिर से बोलती हूँ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था तो ये टूटा, डबल बॉन्ड कार्बन के पास, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के जो डबल बॉन्ड थे उन्होंने सिंगल बॉन्ड बना के दो H के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, और C ने O को ले लिया। तो दिस इज हाउ व्हाट यू गेट RCONH2। अब ये जो RCONH2 है इसकी रिएक्शन अगर हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो NH3 अमोनिया बाहर, और अब आपके पास एसिड आ गया RCOOH, RCOOH। आई होप इट्स क्लियर। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रॉम अमाइड्स। क्यों? क्योंकि अमाइड तो बीच में बना है, अगर आपने देखा हो ये अमाइड है। तो इसी स्टेप से यही वाला स्टेप हो गया कि अगर RC डबल बॉन्ड हो, हमारे पास NH2 अमाइड है, और अगर आपने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये आपके पास अमोनिया आ गया, और आपके पास इधर आ गया RCOOH। CONH2, और ये आ गया COOH। ठीक है, वैसे ही मतलब आप समझो HOH/HIN करके लिख लिया, NH2H ले गया, और साथ में अमोनिया। तो इसलिए अमाइड और नाइट्राइल्स को साथ साथ पढ़ा दिया जाता है। एंड दिस इज व्हाट बेटा बेंजोइक एसिड, आई होप यू रिमेम्बर। तो ये हुई हमारी एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स, और सेकंड इज फ्रॉम अमाइड्स। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। I hope everyone is done with it. Now I'm moving to the next part, sixth वाला from Grignard reagent। आप सबको पता है, मैंने ग्रिग्नार्ड reagent के बारे में आपको पहले सिखा रखा है। RMgX इज ग्रिग्नार्ड reagent। इसमें MgX की चॉइस चलती है, पहला हैलोजन फिर OH, और अगर ये ना मिले तो उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ना मिले तो
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में है तो उनके ऊपर अटैक नहीं करता, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो उनसे इसकी रिएक्शन हो जाती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट फ्रॉम Grignard reagent, एसिड की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए, यहाँ ड्राई आइस होती है, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। अब CH3 MgBr हमारे पास Grignard reagent है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमने रिएक्शन करी। MgBr की ना यहाँ तो हैलोजन है ना OH है, मगर C और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ अटैक करेगा। C और O का एक बॉन्ड टूट जाएगा, आधा इधर आधा इधर, बॉन्ड को एक रस्सी की तरह माना करो, बीच में से अगर काट दी जाए तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है ऐसे। अब O के पास आया MgBr और C के पास आया CH3, फिर यहाँ पे आया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। MgBr यहाँ पे OH लेके अलग हो गया और ये वाला H इधर आ गया, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया O के पास H, तो ये आ गया CH3 COOH। ड्राई आइस हम लोग इसको कहते हैं, दैट इज दिस वन। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड यहाँ बनकर तैयार हो। देखो जरा ध्यान से, फिर मैं नेक्स्ट दूंगी वो खुद करना। यानी कभी भी अगर आप लोगों को, डियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बनाना है तो ड्राई आइस ही लेना पड़ेगा एसिड बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, अब करिएगा डियर, गिविंग यू, चलो हो सकता है वो ऐसे करके दें, अब जरा देखना। आपको दे दिया जैसे यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन और यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने गिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक्स के अंदर, वो ही आएगी। मैग्नीशियम बीच में आ गया, MgBr, तो फिनाइल ग्रुप Br के बीच में मैग्नीशियम आ गया, ये बन गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एसिड बनाना है तो हमेशा यूज करेंगे ड्राई आइस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जो भी है बस वो वैसा ही इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड हो इधर, O और C के पास बॉन्ड ऐसे, इधर आ गया हमारे पास फिनाइल ग्रुप और MgBr आ गया O के पास। अब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए आप, तो MgBr यहाँ से OH लेके अलग हो गया और यहाँ बचा आपके पास रिंग के ऊपर COOH, तो बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो। गिव यू अनदर वन, बट पहले जरा जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए फिर करते हैं।
Now the next one, may I? चलिए करके दिखाइए अब ये वाला। फर्स्ट प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ। तो ये हुआ हमारे पास MgBr और ये हो गया NO2। तो MgBr हाइड्रोलिसिस पे पहले टाइम, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले ड्राई आइस के साथ स्टेप करना पड़ेगा। अब आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडी है, तो अब ड्राई आइस के साथ करो। O के पास आया MgBr और इधर आ गया NO2। हाइड्रोलिसिस कर दो। MgBr OH लेके अलग, तो बचा क्या, इतना ग्रुप। और यहाँ आ गया ये वाला H। तो ये आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। तो बेटा इस तरीके से हम लोग ड्राई आइस से बार बार सीख रहे हैं कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप रिएक्ट कराते हो तो उसकी मदद से आपको अकॉर्डिंगली एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, मे आई, नाउ द सेवेंथ इज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। उसमें पहला करेंगे हम फ्रॉम एसाइल हैलाइड। नो, एसाइल हैलाइड से बात करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास RC डबल बॉन्ड O Cl है, दिस इज एसाइल हैलाइड, एल्केनोइल क्लोराइड। इसका आपने वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो Cl हमेशा एक्टिव होता है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जहां पे भी RCOCl आए उसका Cl एक्टिव होता है, वो सामने वाले से H लेगा। तो Cl और H, HCl बाहर, बचा क्या, RC डबल बॉन्ड OOH एसिड। सेकंड, अगर मैं इसमें CH3C डबल बॉन्ड OCl कर लूं, तो आप समझदार हैं, आप क्या बनाएंगे, HCl बाहर हो जाएगा और CH3COOH आ जाएगा, जो होता है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। Now the next one,
फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स ये होते हैं बेटा, और इनका मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एनहाइड्राइड सामने आए यहाँ से क्लीवेज हो जाता है, और वाटर डालो तो बड़े वाले ग्रुप को H दे दो और छोटे वाले ग्रुप को यहाँ से दे दो OH इधर। तो दोनों तरफ CH3COOH CH3COOH, तो 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH बनता है। करिए जरा ऐसे। तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और आप देख रहे हो एसिड डेरिवेटिव से जब हम एसिड्स बना रहे हैं, हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जगह वाटर का। Done? So now go for it. C6H5, C double bond O, O, C double bond O, C6H5। चलो करो। इस वाले को H मिल गया और इतने वाले को यहाँ पे OH मिल गया। तो 2 टाइम्स ऑफ C6H5 COOH क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। अब C6H5 C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O इधर आ जाए CH3, क्लीवेज करो। बड़े वाले को क्या दोगे वाटर के साथ, H, और OH इधर। तो बेंजोइक एसिड और इधर आ गया एसिटिक एसिड। Now the next one from esters. अगेन मैं सेम ही चीज कराऊंगी बेटा आपको। C डबल बॉन्ड O, O, R, C2H5, C2H5 OH, और ये आ गया COOH। हमेशा क्लीवेज जैसे यहाँ से करा दिया, तो C2H5O को H दे दिया और COOH इधर आ गया।
अब जैसे मैंने ये दिया CH3 CH2 CH2 COO C2H5, और अब मैंने आपको NaOH दे दिया, तो यहीं से काटिए। C2H5O क्या ले जाएगा, H, और बचा आपके पास ONA, वो इधर आ जाएगा। CH3 CH2 CH2 COONA, और अगर आपने इसको फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो NaOH वापस बाहर, और यहाँ एसिड बन गया CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, और आपने इसे याद कर रखा है कि बेंजीन का अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर CH3 आ जाता है, H होता है ना, HCl अलग हो जाता है और CH3 आ जाता है। अब ये मैंने आपको सिखाया, ये बन गया टोल्यूइन, या जिसे हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। अगर आपने इसका KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में कर दिया हीटिंग के बाद, तो यहाँ पे आता है COOH, ये आपको पता ही है। अब जस्ट फॉर द सेक, ये तो प्रिपरेशन ऐसी रहेगी बेटा, बेंजीन से हमने बना लिया। अब ये थोड़ा सा आपको क्या ट्रिकी करके दे सकते हैं, ये आगे का देंगे कि ये लो जी बेंजोइक एसिड बन गया। अब बताओ, अगर हमने बेंजोइक रिएक्शन की, एसिड की रिएक्शन हमने नाइट्रेशन के साथ कर दी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये आ गया। अब क्या होगा, तो आप कहो क्योंकि बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड OOH, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगी, तो NO2 इधर आ जाएगा मेटा पे। तो ये इसके फर्दर आपको दे सकते हैं, तब आपको ध्यान रखना होगा कि बेंजीन से हम लोग मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज
अब अगर उन्होंने ऐसे कहा, जैसे देखो, इंस्टेड ऑफ बेंजोइक एसिड के नाइट्रेशन की जगह उन्होंने आपको कह दिया कि हमने टोल्यूइन का, मतलब ये स्टेप बनाने के बाद आपको हो सकता है ये ना दें और सीधे यहाँ से कह दें कि हमने इधर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दिया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो रिमेम्बर, अब यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास CH3 का ऑर्थो पे NO2 और एक आएगा हमारे पास पैरा पे NO2। और आपको जानते हो फिर फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्या मिलता है, पैरा वाला ही आइसोमर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट इज, नोट करके लिखना जो अब रिएक्शन बना रही हूँ। बेटा जैसे बेंजीन से अभी आपने देखा कि फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास टोल्यूइन आ जाता है, एल्काइल बेंजीन। अब अगर मैं आपसे कहूँ मैंने इसकी रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दी HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CH2Br आ जाएगा। फिर अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करा दिया, तो आप कहेंगे मैम KBr बाहर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH2Cl। और अगर मैंने अब हाइड्रोलिसिस करा दिया, जो मैं आपको इतने दिन से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, N अमोनिया ले जाएगा और यहाँ बचेगा CH2COH। ये प्रिपरेशन भी पूछ ली जाती है। व्हाट इज फिनाइल एसिटिक एसिड? वो कहेंगे कन्वर्ट बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड या कन्वर्ट टोल्यूइन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डन? समझ में आया? डन दिया? नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। So let's do physical properties here. Now, up to 9 carbon atoms, aliphatic carboxylic acids are colorless liquids at room temperature with unpleasant odor.
हायर एसिड्स जो होते हैं जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड odorless. अच्छा, कोई भी चीज odorless इसलिए होगी क्योंकि उसके वेपर्स नहीं बन रहे, तो हम उसे कहते हैं लो वोलेटिलिटी. Now, carboxylic acids are higher boiling point liquids than aldehyde, ketones, and even alcohols of comparable molecular masses. This is due to, क्यों होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. More extensive intermolecular, most extensive association due to intermolecular hydrogen bonding. Now, most carboxylic acids act as a dimer in vapor phase. Fourth is solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Up to 4 carbon atoms, carboxylic acids, aliphatic, are soluble in water. यार miscible बोल लेते हैं, in water due to the formation of hydrogen bonds. And higher carboxylic acids are insoluble due to increased hydrophobic interaction, यानी पानी से डर लगता है तो वाटर इंटरेक्शन नहीं हो पाता ऑफ हाइड्रोकार्बन का.
Benzoic acid is nearly insoluble in cold water. और last में carboxylic acids are soluble in less polar solvents. Example जैसे benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. यहाँ पे आके हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है और बेटा अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। डन। हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके लिए पहले हमें एक थ्योरी डिसाइड करनी है बेटा, यहाँ पर दैट इज एसिडिटी की थ्योरी है। जरा उसकी बात करते हैं। हम लोग को पता है जैसे एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इसमें ये वाला बॉन्ड जब टूटता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते थे ओ के ऊपर नेगेटिव, सी के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ आ जाता था ओ एच और यहाँ होते थे लोन पेयर, एक माइनस इस प्लस ये माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया करते थे, डबल बॉन्ड। ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास बचता था सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये तो हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड दिस ऑल कंटिन्यूज इन द सेम मैनर, ऐसा ही ये चीज चलती चली जाया करती थी। कुछ याद आ रहा हो अगर आप लोगों को, मतलब इसी तरह से आगे पीछे ये रिएक्शन चलती चली जाती। ठीक है। अब ये तो रेजोनेटिंग हमने पहले सीखे थे, अब जरा एसिडिटी की जब हम बात करते हैं, आर सी ओ एच, तो एच बाहर निकलता है ना, तो ये हमारे पास क्या बनता है, आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं, ऊपर तो ये वाली नेचर हो गई कि ये जो ये जो एसिड है ये रेजोनेंस कैसे करता है, ठीक है। लेकिन अब हम कोई और बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब एसिड से एच निकाल दोगे तो बनता है, ये बन गया आर सी ओ ओ नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, और ये बन गया हाइड्रोजन आयन। तो क्या ये एच आयन छोड़ेगा, ये सब निर्भर करता है क्या ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है या नहीं। अगर ये स्टेबल होता है तो इसको अपना एच छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आया आर सी ओ के ऊपर नेगेटिव, सी के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ गया ओ नेगेटिव। इस पॉजिटिव इस नेगेटिव ने आपस में एक दूसरे को देखकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। और ये हमारे पास क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कभी इस ऊपर है कभी इस ऊपर है, टू एंड फ्रो चल रहा है। इसका मतलब कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है वो फिर इसे पता है कि एच आयन छोड़ने पे मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो एच आयन छोड़ने में देर नहीं लगाता। तो दैट्स व्हाई एसिड्स की एसिडिटी के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो जरा लिखिए बेटा इसमें इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर और बना लें। एक बार इधर आया नेगेटिव, एक बार इधर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी अगर आप एसिड को आर सी ओ एच को वाटर में छोड़ दोगे तो एक एच आयन वो रिलीज करता है, ये एच आयन पानी के साथ जुड़कर क्या बनाता है, H3O प्लस, और खुद हो जाता है आर सी ओ ओ नेगेटिव में।
और ये RCOO नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए ये H आयन छोड़ने में देर नहीं लगाता, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन जल्दी बन जाता है। So now the next part, may I? अब जो हमारी रिएक्शन है, अगर मैं इसको रिवर्सिबल कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में वापस ये बना सकते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। इस वाटर को के इक्विलिब्रियम के पास ले आएंगे, और के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर ये बन जाता है हमारे पास, दैट इज के ए। अब ये के ए क्या है? किसी भी एसिड का के ए जरूर निकलता है, ऐसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितना बड़ा के ए होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये माना जाता है। तो के ए को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन बेटा। तो हर एसिड का इस तरीके से के ए निकाला जाता है बाय नोइंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज, और जितना बड़ा के ए आता है उतना स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। अब के ए से ही एक पॉइंट है पी के ए कनेक्टेड, पी के ए इज माइनस लॉग के ए। जितना बड़ा के ए होगा उतना छोटा पी के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लग गया। ठीक है, तो अब हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि पी के ए वैल्यू किसी सब्सटेंस की 0.23 है, ये वैसे मैं बता दूं किसकी है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये होता है CF3COOH। 4.76 ये है एसिटिक एसिड का। ये है बेंजोइक एसिड का। तो जरा समझो, के ए ऐसे निकाला गया, फिर के ए को यहाँ रखा गया, नेगेटिव लोगैरिथम किया गया, तो इस तरीके से हर एसिड का पीके निकाला जाता है। अब याद रखना बेटा, जितना बड़ा पीके ए उतना वीकर एसिड। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, नोट करके पॉइंट, स्मॉलर द पीके ए, जितना छोटा पीके ए उतना स्ट्रॉन्गर होगा एसिड।
स्मॉलर द पीके स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। बड़ा हो जाएगा पीके, वीकर विल बी द एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो पीके ए की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी पीके ए वैल्यू होती है 1 and 5 के बीच में, बिटवीन इन बिटवीन 1 and 5। जो वीक एसिड्स हैं अब उनके में पीके बड़ा हो जाएगा, have pKa values between 5 and 15। Extremely weak acids have pKa values greater than 15। नाउ जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिक एसिड्स, ये वीकर है, मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3। मगर कार्बोक्सिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, मतलब ये H आयन जल्दी लूज करते हैं। जैसे सोचो इथेनॉल का पीके कितना ज्यादा आ रहा है, 16। फिनॉल का कितना ज्यादा आ रहा है, 10। इतनी ज्यादा पीके वैल्यू बताती है वीकर एसिड्स। और द नेक्स्ट वन, अब जैसे कि हमने कहा कि कार्बोक्सिक एसिड बेटर एसिड्स हैं फ्रॉम फिनॉल्स एंड फ्रॉम एल्कोहल, जरा इस बात को प्रूफ करें। तो जरा देखिए इसके अंदर फिनॉल हमारे पास है और एक तरफ हमारे पास एसिड है। अगर फिनॉल से आपने H हटवाया तो ये फिनॉक्साइड आयन आएगा और ये आ जाएगा H आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी ये बॉन्ड टूटेगा आगे की तरफ, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर में, फिर डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, यहाँ ये आ गया। फोर्थ स्ट्रक्चर में हमारे पास, आपको पता है, मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड वन, ये आ गया। और फिफ्थ में हमारे पास आ गया ऐसे। और अगर मैं एसिड्स की बात करूं, तो अभी सिखाया मैंने आपको, अगर एसिड से RCOOS से H आयन बाहर निकाला तो ये होता है RCO नेगेटिव प्लस H आयन। और ये जो RCO नेगेटिव है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है इस तरीके से। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा, जब दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं तो हम कैसे मुकाबला दिखाएं, किसने एच आयन जल्दी छोड़ा। भाई हमारा रूल ये, एच आयन वो जल्दी छोड़ेगा जिसका बचा हुआ पार्ट, जैसे ये फिनॉक्साइड आयन है, ये स्टेबलाइज हो जाए, ये भी स्टेबलाइज हो रहा है। और एसिड का पार्ट भी, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो फिर कौन जल्दी एच आयन छोड़ रहा है? तो बेटा जरा सुन, फिनॉल में माना 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जितने, पहला ये रूल होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो आप कहोगे मैम 1 2 3 4 5 यहाँ बन रहे हैं, यहाँ तो मैम सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, इसलिए फिनॉल ने जल्दी एच आयन छोड़ा होगा। लेकिन एक और पॉइंट है, जरा उसे समझो। यहाँ पे ये कौन है? ये कार्बन है। कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर अगर एक नेगेटिव चार्ज अगर आप लगा दोगे, तो वो स्टेबलाइज तो हो रहा है, मगर उतना नहीं जितना एसिड के मुकाबले, क्योंकि एसिड में अगर नेगेटिव चार्ज O से निकला तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरे O पे गया तो दूसरा O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर O से नेगेटिव चार्ज हटा तो वो कार्बन पे आ रहा है, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज पर अगर नेगेटिव चीज आती है तो वो उतना स्टेबलाइज नहीं होता जितना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आती। समझ में आई बात? तो दैट्स व्हाई एसिड्स आर बेटर प्रोटॉन डोनर्स और शो बेटर एसिडिटी व्हेन कंपेयर टू फिनोल्स। समझ में आई बात? तो जरा लिखिए इस पॉइंट को जो मैं आपको लिखवा रही हूँ अब। द कॉन्जुगेट base of phenol is a phenoxide ion in which the negative charge is at less electronegative carbon atom. Therefore, resonance in phenoxide ion is not as important as it is in carboxylate ions. In carboxylate ion, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atoms. And so carboxylate ion is more stabilized than phenoxide ion, and hence carboxylic acids are more acidic than phenols.
तो आज ये यहीं तक रखते हैं बेटा, कल इसके आगे बढ़ते हैं। होपफुली 2 डेज में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कार्बोक्सिक एसिड मतलब पार्ट, यानी फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिक एसिड। और उसके बाद आई सपोज आपकी कार्बर ब्रेक है, फिर कार्बर ब्रेक के बाद ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल नाउ टुमारो, सो गुड बाय फॉर नाउ।